नमस्कार। भारतीय इतिहास में कई ऐसे मोड़ आए हैं, लेकिन 1857 की यह घटना कुछ अलग ही थी। इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक हिला दी थी। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने भारत के भविष्य की पूरी कहानी ही बदल डाली। तो चलिए समझते हैं 1857 की इस जबरदस्त उथल-पुथल को। अच्छा, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इसे कहें क्या? क्या यह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा, या फिर ये भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई थी, जैसा कि कई भारतीय मानते हैं? पता है, इसका जवाब ही अपने आप में इस विद्रोह की पूरी कहानी कह देता है। तो चलिए इसकी नींव को समझते हैं। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहली बड़ी और एक तरह से संगठित टक्कर थी। हाँ, शुरुआत तो सिपाहियों के एक विद्रोह से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते इसमें आम लोग भी शामिल हो गए और इसमें एक बड़े जन आंदोलन की शक्ल ले ली। देखिए, 1857 का ये जो विस्फोट था ना, इसे समझने के लिए एक प्रेशर कुकर के बारे में सोचिए। ये कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी। पिछले कई दशकों से भारतीय समाज के अंदर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और मिलिट्री हर तरफ से प्रेशर बस बढ़ता ही जा रहा था। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा प्रेशर था पॉलिटिकल। अंग्रेजों की एक ही पॉलिसी थी, एक्सपेंशन, मतलब अपने साम्राज्य को बस फैलाते जाओ। और इसी भूख ने भारतीय राजाओं और नवाबों के मन में एक डर और जबरदस्त गुस्सा भर दिया था। और इसी विस्तार की पॉलिसी का सबसे बड़ा हथियार था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये लॉर्ड डलहौजी की बड़ी चालाक नीति थी। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना वारिस नहीं बना सकता, और ऐसे में वो राज्य सीधे सीधे कंपनी के कब्जे में आ जाएगा। इसे लोगों ने जमीन हड़पने की एक साफ साफ तरकीब के तौर पर देखा। और ये सिर्फ कोई कागजी खतरा नहीं था, इसका असर जमीन पर दिख रहा था। सतारा, नागपुर और हाँ, झांसी जैसे कई बड़े राज्य इसी नीति के तहत हड़प लिए गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह में शामिल होने की सबसे बड़ी वजह यही थी। अंग्रेज उनके गोद लिए बेटे को राजा मानने को तैयार ही नहीं थे। यहां तक कि अवध जैसे वफादार राज्य को भी नहीं बख्शा गया, जिस वजह से हजारों लोग नाराज और बेरोजगार हो गए। अब प्रेशर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, बल्कि सोशल और रिलीजियस भी था। सती प्रथा पर रोक या विधवा पुनर्विवाह जैसे सुधारों को बहुत से लोग अपनी परंपरा पर हमला मान रहे थे। एक डर यह भी फैल गया था कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। सोचिए, रेलवे और टेलीग्राफ जैसी नई टेक्नोलॉजी को भी शक की नज़र से देखा जा रहा था कि यह सब उनकी संस्कृति को खत्म करने की साजिश है। और इन सबके ऊपर से इकोनॉमिक प्रेशर, मतलब आर्थिक तौर पर कमर तोड़ी जा रही थी। किसानों पर इतना ज्यादा टैक्स था कि वो अपनी ही जमीनें साहूकारों के हाथों खो रहे थे, और शहरों में ब्रिटेन की मशीनों से बना सस्ता माल भारत के बाजारों में भर गया था, जिसने यहाँ के कपड़ा और हैंडीक्राफ्ट उद्योगों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मतलब गांव का किसान हो या शहर का कारीगर, हर कोई परेशान था। और अब आते हैं उस जगह पर जहां से असल चिंगारी भड़की, सेना। ये बात जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में 87% सैनिक भारतीय थे। जी हां, 87%। लेकिन इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी उनके साथ जबरदस्त भेदभाव होता था। ये भेदभाव एकदम साफ था। भारतीय सिपाहियों की सैलरी अंग्रेज सैनिकों से बहुत कम थी। उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता था और उन्हें हमेशा नीचा दिखाया जाता था। और तो और 1856 में एक नया कानून आ गया कि भारतीय सिपाहियों को लड़ने के लिए समुद्र पार भी भेजा जा सकता है। उस जमाने में कई लोगों के लिए यह धर्म के खिलाफ था। तो अब तक प्रेशर कुकर में भाप हर तरफ से भर चुकी थी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, मिलिट्री। अब बस एक आखिरी चिंगारी की जरूरत थी और कुकर फटने वाला था। और वो चिंगारी आई एक नई राइफल के रूप में। इसका नाम था एनफील्ड राइफल। और इसके साथ ही एक अफवाह आग की तरह फैल गई कि इस राइफल के कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, और बंदूक में गोली भरने के लिए कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था। बस ये एक बात हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला थी। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने इसका खुला विरोध किया। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। फिर 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और उन्हें सजा के तौर पर 10 साल की जेल हो गई। बस यही वो पल था जिसके बाद सब कुछ बदल गया। मेरठ में 85 सिपाहियों को दी गई सजा ने आग में घी का काम किया।
अगले ही दिन 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी और ये विद्रोह की आग पूरे उत्तरी और मध्य भारत में तेजी से फैल गई। ये विद्रोह एक दो जगह नहीं बल्कि कई बड़े सेंटर्स में फैला। हर जगह इसे स्थानीय नेताओं ने लीड किया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब और झांसी में तो खुद रानी लक्ष्मीबाई ने कमान संभाली। ये लिस्ट दिखाती है कि ये बगावत कितनी बड़ी और फैली हुई थी। लेकिन इतनी जबरदस्त शुरुआत और इतनी बहादुरी के बावजूद ये महान विद्रोह 1 साल के अंदर ही अंग्रेजों ने कुचल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या गलती हुई? देखिए, इसकी नाकामी के पीछे कुछ बड़ी वजहें थीं। पहली, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल पाया। दक्षिण भारत इससे लगभग अछूता रहा। दूसरा, एक मजबूत सेंट्रल लीडरशिप की कमी थी जो सबको एक साथ लेकर चल सके। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, टेलीग्राफ और रेलवे जैसे मॉडर्न रिसोर्स थे। और एक बड़ी बात यह भी थी कि पढ़ा लिखा मिडिल क्लास इस विद्रोह से दूर रहा। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। भले ही ये विद्रोह फेल हो गया, पर ये एक वाटरशेड मोमेंट था। इसने भारत में ब्रिटिश राज के तौर तरीकों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसका सबसे बड़ा, सबसे सीधा नतीजा क्या निकला? ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का खात्मा। वो कंपनी जिसने लगभग 100 साल तक भारत पर राज किया था, उसे खत्म कर दिया गया। ये एक नए दौर की शुरुआत थी। ये बहुत बड़ा बदलाव था। अब भारत पर शासन किसी कंपनी का नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया का हो गया। गवर्नर जनरल का पद बदलकर वॉइसरॉय कर दिया गया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी विवादित नीतियों को भी खत्म कर दिया गया। अब अंग्रेजों ने यह पक्का किया कि ऐसी बगावत दोबारा ना हो। इसके लिए उन्होंने दोहरी चाल चली। एक तरफ उन्होंने राजाओं और आम लोगों से वादा किया कि उनके धर्म और रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी और सारे बड़े हथियार और तोपखाने अपने कंट्रोल में रख लिए। और आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं, भले ही 1857 का विद्रोह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, पर क्या इसने असल में भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए थे? शायद हाँ। इस विद्रोह ने अलग अलग इलाकों के लोगों को पहली बार एक साझे दुश्मन के खिलाफ लड़ने की एक याद दी। इसने वो जमीन तैयार की जिस पर आगे चलकर